नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का ही है। उसके सिद्धांत संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में विस्तार से अंकित भी हैं। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति में समझौते की भूमिका को स्वीकार करते हैं और उनके इस सिद्धांत को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान देना होगा। हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृहयुद्ध ने उनके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। वे मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्म केंद्रित मानते हैं। हॉब्स का मानना है कि मानव के सभी कार्य स्वार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है और वह अपने जीवन को निर्बाध और निर्द्वंद रखना चाहता है। हॉब्स के अनुसार क्योंकि मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, जिससे प्रतिद्वंदिता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, वे सभी एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए एवं वैभव प्राप्ति के चलते प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो 3 कारणों से मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है: प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति प्राप्त करने की आकांक्षा सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। मनुष्य में ये इच्छा स्वाभाविक भी है कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, उसे अपने से बड़ा समझें। अतः सभी व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, अतः वह अपने ही साथियों के साथ शाश्वत संघर्ष में संलग्न रहता है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण में मनुष्य को जो स्वार्थी, अहमवादी, संघर्ष में और इच्छाओं की पूर्ति में लीन बताया है, उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की ही कल्पना की है। के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता है। राज्य से पूर्व मनुष्य के किसी भी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजक अवस्था है। यह अवस्था राज्य और उसकी बल शक्ति की उत्पत्ति से पूर्व थी। हॉब्स के मत में प्राकृतिक दशा में उद्योग, कला, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को ये भरोसा नहीं है कि वह इन सबको प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपभोग कर सकेगा या नहीं। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और छोटा होता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। मनुष्य इस अवस्था में शत्रुओं का दमन करने वाले, शक्ति बढ़ाने वाले, यश प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या को तैयार रहते थे। जीवन अवसादपूर्ण और गतिरोधमय था। इस प्रकार हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की 3 बड़ी विशेषताएं थी। पहली, इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था तथा सत असत का कोई विचार नहीं था। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। साथ ही इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का भी अभाव था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता का होना। हेक्सले ने ऐसे अधिकारों को शेर के अधिकार भी कहा है, किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है, जिससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, अतः वे प्राकृतिक अवस्था में भी आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कानून बनाते हैं। ये प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु
आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण की सुरक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून बताए हैं। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से संत्रस्त होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी और उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात समझौता किए जाने के कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध और घृणा, असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। साथ ही प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। अतः विधि व्याख्याकार की आवश्यकता के कारण भी संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हुई। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों को पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी, इस कारण लोग इसका उल्लंघन करते थे। ऐसी स्थिति के निवारण के लिए भी संप्रभु सत्ता की आवश्यकता हुई। प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। अतः इस कारण भी एक संप्रभु की स्थापना आवश्यक हो गई। प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता, संविदा या अनुबंध किया, जिससे अराजक दशा का अंत किया गया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं में अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को दोगे और स्वशासन के अधिकार को छोड़ दोगे। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है और इसे राज्य का या लैटिन भाषा में नगर कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य सत्ता में नहीं थे। इस तरह जब सभी मनुष्य समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाल लेवियाथन है और वह जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देव की भांति है। इस प्रकार अनुबंध या समझौते के द्वारा हॉब्स ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इससे पूर्व नहीं थी। वह समझौते के द्वारा 2 कार्यों की पूर्ति करता है। प्रथम, वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है और दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। हॉब्स का संप्रभु अर्थात लेवियाथन पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है। संक्षेप में, समझौते के बाद ही समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव हुआ और कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार आदि का भी प्रारंभ हुआ। इस सामाजिक समझौते के द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करते हैं।